अब हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है भाई, एटम हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, पहले देखा हमने कि एटम क्या होता है, सबसे छोटी चीज है पार्टिकल। एटम जो है किसी भी चीज का सबसे छोटा पोर्शन होता है। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, हम कर चुके हैं। लेकिन अब एटम कैसा होता है अंदर से, इसकी खोज शुरू हुई। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है, जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन। तो जे जे थॉमसन ने शुरुआत करी ये पता करने की कि भाई एक्चुअल में हमारा एटम दिखता कैसे है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने बोला, इसने एटम के ऊपर स्टडी करी और एटम के बारे में बोला कि एटम किसकी तरह होता है, तरबूज की तरह होता है, कुछ ऐसा। ये इसके अंदर ये पूरा रेड होता है एटम, तो पूरा, हाँ, ये पूरा रेड होता है ना तरबूज अंदर से। तो एटम क्या पूरा ऐसे रेड है अंदर से, जैसे, सॉरी रेड नहीं है, एक मिनट। जैसे उसने बोला कि एटम तरबूज की तरह है, एटम का जो तरबूज के अंदर जैसे बीज होता है ना, ऐसे एटम के अंदर जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो बीज है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और ये कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और जो बाकी का तरबूज है, जो लाल पोर्शन जो बच गया, बाकी खाली स्पेस जितना भी, ये लाल पोर्शन होता है ना जो तरबूज का, रेड पार्ट, रेड पोर्शन, वाटरमेलन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बोलता है नहीं यहाँ पे पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। भाई पॉजिटिव जगह जरूर ज्यादा घिर रहा है, नेगेटिव जगह कम घिर रहा है, लेकिन दोनों का जब टोटल किया जाता है तो दोनों की वैल्यूज बराबर आती है, ये बोलता है। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने एटम के बारे में क्या बोला। ठीक है, तो इसने क्या बोला था, एटम रिजेंबल्स टू अ वाटरमेलन। एटम एटम किसके जैसा है, वाटरमेलन के जैसा है। ठीक है, तो वाटरमेलन में क्या है, द रेड पोर्शन ऑफ वाटरमेलन, द रेड पोर्शन यानी लाल हिस्सा ऑफ वाटरमेलन, वाटरमेलन का जो लाल हिस्सा है वो किसकी तरह है, इज लाइक पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम। जैसे एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है वैसे वाटरमेलन में। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम और रेड पोर्शन ऑफ वाटरमेलन एक ही समझो इसको। ठीक है, और जो नेगेटिवली, नेगेटिवली, नेगेटिव माइनस का साइन मतलब नेगेटिवली, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर ऑफ एटम। एटम के अंदर जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो किसके जैसे हैं, इज लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन। किसकी तरह है, वाटरमेलन के सीड्स के जैसे। ठीक है, लेकिन होता क्या है, द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है चार्ज की, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल, दोनों बराबर होते हैं। एंड दस एटम इज न्यूट्रल एज अ होल, और इसीलिए एटम पूरी तरह से क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल एज अ होल का मतलब कि अंदर तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिख रहा है, लेकिन जब आप बाहर से देखते हो तो बाहर से आपको ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि अंदर कोई चार्ज भी है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब होता है बाहर से देखने से आप बता नहीं सकते कि उसके अंदर कोई चार्ज है या नहीं है। तो ये जे जे थॉमसन का स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा कि जे जे थॉमसन ने एटम के बारे में क्या क्या बोला था, तो आपको ये सब लिखना है। ठीक है, लेकिन जे जे थॉमसन की कुछ कमियां भी हैं, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस मतलब कमियां। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन, थॉमसन की कुछ कमियां थी। जैसे कि क्या, जब इसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे ना, ठीक है, इसके बाद साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए इसके बेस पे,
तो जब साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करके इससे सवाल जवाब पूछने शुरू किए ना कि भाई इनके एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्यों हो रहा है और वैसा क्यों हो रहा है, तो ये जवाब नहीं दे पाया था। ठीक है। और वो एक्सपेरिमेंट क्या थे अभी आपको पता लग जाएगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि ये आगे वाले जो साइंटिस्ट थे उनके उनको जवाब नहीं दे सका था। ठीक है। सो क्या इसकी कमी क्या थी? ही कुड नॉट आंसर टू द क्वेश्चंस asked by later scientists according to his model। यानी कि इसने जो मॉडल बनाया है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल, इसके मॉडल के हिसाब से उनके एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है। अभी आपको आगे समझ में आएगा जब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो हमको इतने में इसमें इतना ही करना है कि जे जे थॉमसन का अगर पूछेगा जे जे थॉमसन के हिसाब से एटम कैसा था तो ऐसा था। हालांकि ये बाद में जाके गलत साबित हो गया था, लेकिन अभी के लिए अगर जे जे थॉमसन कभी भी आए पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है, तो यही करना है। अब जे जे थॉमसन के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसका नाम था रुदरफोर्ड। ठीक है, रुदरफोर्ड। तो रुदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत मतलब फेमस है, इसके बारे में पेपर में। तो इसको एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? ही डिड या ही परफॉर्म्ड, परफॉर्म नहीं आसान भाषा में लिखने में आपके लिए, ही डिड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मेथड। इसने क्या किया? एक सॉरी मेथड नहीं, एक्सपेरिमेंट। ही डिड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में इसने किया क्या? इन दिस एक्सपेरिमेंट, अब इसमें इसने किया क्या? ही बॉम्बार्डेड, बॉम्बार्डेड मतलब जैसे होता है ना बारिश की वर्षा कर देना, ठीक है, उसे बोलते हैं बॉम्बार्डेड। तो बारिश जैसे बम्ब की वर्षा कर देना, ठीक है। तो इसने जैसे बम्ब फेंक देता ना, ऐसे ही बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल। इसने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल लिए ऑन वेरी थिन गोल्ड फॉइल। तो इसने बहुत हल्की एक गोल्ड फॉइल थी, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल दे के मारा। अच्छा, गोल्ड फॉइल क्यों? गोल्ड फॉइल इसलिए, जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल नहीं होती अपने पेपर वाली, पेपर लपेटने वाली, ये कुछ ऐसी फॉइल थी। ठीक है, जैसे अपनी पेपर लपेटने वाली बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, रोटी रोटी लपेटते ना जिसमें वो फॉइल होती है ना एल्यूमिनियम वाली, तो वैसे ही एक गोल्ड की फॉइल ली इसने। क्यों गोल्ड की फॉइल क्यों ली, इसका भी अभी रीजन बताएंगे। तो ये मान लो ये हमारी फॉइल है, फिर इसने क्या करा, यहाँ पे एक मशीन जैसा लगा दिया कुछ। ठीक है, अब इस मशीन से क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं बहुत सारे। तो अब इसने देखा कि जब इसने अल्फा पार्टिकल इसको क्रॉस किया, अच्छा अल्फा पार्टिकल क्यों की अभी भी ये भी बताएंगे, पहले एक बार देख लेते हैं। तो जब इसने अल्फा पार्टिकल बहुत सारे हमारे इसमें, तो क्या हुआ, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे ना वो सीधा क्या करे, सीधा क्रॉस करेंगे, आर पार चले गए, और पता ही नहीं चला कि बीच में कुछ आया भी है। ठीक है, पता ही नहीं चला कि बीच में कुछ आया भी है। इसके बहुत सारे एटम्स हैं हमारे, है ना, फॉइल के अंदर है क्या, एटम्स ही तो हैं बहुत सारे। तो इसके अंदर एक ग्रीन वाले समझ लो गोल्ड फॉइल है हमारी, बहुत सारे एटम्स हमने बना दिए हैं, और ये जो रेड कलर की लाइन जा रही है हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत कम ऐसे थे जो टकरा के वापस उसी रास्ते पे आके, देखो यहीं से गया और यहीं आ गया, है ना। और कुछ थे जिन्होंने अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज किया, जैसे ये टकरा के यहाँ हो गया थोड़ा सा, है, ये वाला भी हल्का सा टेढ़ा जा रहा है, ये भी जैसे ये वाली पार्टिकल आया ये टकरा के हल्का सा इधर हो गया यहाँ से। ठीक, तो बहुत कम थे जो इधर उधर हुए, सबसे ज्यादा तो ऐसे थे वो उन्हें ऐसा लगा कि पता ही नहीं चला कि बीच में कुछ आया भी था, आर पार चले गए सीधे। और सबसे कम ऐसे थे जो वापिस आए। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो इन्हें पहले देखते हैं कि लिया क्यों था अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्यों था। अच्छा, अल्फा पार्टिकल होता क्या है ये भी जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आपके आया हुआ है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है,
इसके पास क्या होती है, इट हैज 2 यूनिट्स ऑफ मास, इसका मास 2 यूनिट जितना होता है, एंड सॉरी 2 यूनिट्स ऑफ चार्ज, नॉट मास, 2 यूनिट्स ऑफ चार्ज, इसके पास चार्ज की कितनी यूनिट्स है, 2, एंड 4 यूनिट्स ऑफ मास, मास की कितनी यूनिट है, 4, ठीक है। इट इज हैवियर, एक तो ये हैवी होता है, ठीक है, एंड कैन क्रॉस मैटर, ये क्या करता है, मैटर के आर पार जा सकता है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल को लिया। तो इसके 2 रीजन थे अल्फा पार्टिकल को लेने के, एक तो क्या ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज चाहिए था इसे, दूसरा इट कैन क्रॉस मैटर, और तीसरा ये हैवी है, ठीक है। क्यों चाहिए था, क्योंकि इसको आर पार लेके जाना था फॉइल से कोई चीज को, और वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आर पार ले जाना था इसलिए, और वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इसने गोल्ड की फॉइल क्यों ली थी ये समझो, अल्फा पार्टिकल का रीजन क्लियर है, गोल्ड की फॉइल क्यों ली थी ये देखते हैं। देखो जो गोल्ड की फॉइल है ना, इसका लेने का कारण था, इट इज थिनेस्ट फॉइल, इट इज दी थिनेस्ट फॉइल, यानी कि ये वो फॉइल है जो सबसे ज्यादा पतली है, ठीक है। लेकिन ये सबसे पतली होने के बाद भी कितनी मोटी थी, 1000 एटम्स थिक, यानी कि जैसे आप ये समझो कि एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है ना हमारी रोटी लपेटने वाली, ये उससे भी ज्यादा पतली है, और उससे ज्यादा पतली होने के बाद भी इसकी एक लेयर में 1000 एटम होते हैं, है ना। चाहता तो ये एक करना था, ये एक ही एटम हो, लेकिन एक एटम करना पॉसिबल नहीं था, वो हो ही नहीं सकता था, इसीलिए गोल्ड फॉइल ली, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पतली हो सकती थी, और पतली होने के बाद भी वो 1000 एटम तक थिक थी, ठीक है। अब आते हैं कि हुआ क्या था, अब आते हैं उसके पास, इसने क्या सोचा था, इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, एक्सपेक्टेशंस। भाई देखो थॉमसन ने क्या बोला था इससे पहले, थॉमसन ने बोला था कि एटम ज्यादातर जगह पॉजिटिव है, क्या बोला था इसने, कि एटम में जो सबसे बड़ा एरिया है वो क्या पॉजिटिव है, तो इसने बोला ठीक है भाई, एटम में सबसे बड़ा एरिया पॉजिटिव है, तो मैं पॉजिटिव पार्टिकल को इसमें दे के मारता हूँ, उससे टकराता हूँ। अब अगर पॉजिटिव ही एटम है, पॉजिटिव ही पार्टिकल है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज जब आमने सामने आते हैं तो टकरा के क्या होता है, वापस जाता है, ठीक है। तो इसने क्या एक्सपेक्ट किया था, दैट अल्फा पार्टिकल्स विल बाउंस बैक, इसने ये सोचा था कि अल्फा पार्टिकल क्या होगा, बाउंस बैक कर जाएगा, वापस चला जाएगा, क्यों, एज इट इज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि वो खुद तो पॉजिटिव है, एंड मोस्ट स्पेस इनसाइड एटम, मोस्ट स्पेस इनसाइड एटम, यानी एटम के अंदर जो ज्यादातर जगह है, इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि थॉमसन ने हमें बोला था भाई पॉजिटिव से पॉजिटिव टकराएगा तो वापस चला जाएगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि हुआ क्या, सबसे कम थे जो वापस गए, सबसे ज्यादा तो आर पार चले गए, कुछ थोड़े रास्ते से मुड़ गए, और सबसे कम थे जो वापस चले गए उसी रास्ते पे। तो इसने थॉमसन से बोला कि भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो जो थॉमसन था ना, वो इसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया था, ठीक है। तो जब वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया, तो इसने बोला ठीक है भाई, अब मैं अपना एटम का स्ट्रक्चर देता हूं। तो फिर जो दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया था वो की दिया था रुदरफोर्ड ने, ठीक है। और पुराने वाला जो थॉमसन का स्ट्रक्चर है वो गलत साबित हो गया था, ठीक, ठीक है। तो अब इसने बोला ठीक है भाई, अब आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो हम अपना एक्सपेरिमेंट खुद देंगे, ओ सॉरी, हम अपना वो मॉडल खुद बनाएंगे एटम का, ठीक है। तो इसने जो मॉडल बनाया, इसकी ऑब्जर्वेशंस थी, इसकी ऑब्जर्वेशन मतलब इसने क्या देखा, और रिजल्ट, उससे क्या रिजल्ट इसने निकाला खुद ही, ठीक है। तो इसने क्या बोला भाई, सबसे पहली चीज इसने देखी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट, पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि फाइल से बिल्कुल सीधा चले गए, उन्हें पता ही नहीं चला कि कुछ आया भी। तो इससे इसने रिजल्ट क्या निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, इसने बोला कि एटम के अंदर ज्यादातर जगह क्या है भाई, खाली है, कुछ है ही नहीं वहां पे, इसीलिए अल्फा पार्टिकल बिना किसी चीज से टकराए वकराए सीधा चले गए, ठीक है। दूसरा इसने क्या किया, दैट अ वेरी फ्यू, या वेरी फ्यू नहीं, फ्यू, बहुत कम, कुछ थे ऐसे फ्यू पार्टिकल्स, या फ्यू अल्फा पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब वही है अल्फा पार्टिकल यहाँ पे, है ना, few alpha particles were
डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स, जो कि कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए थे, यानी इधर उधर चले गए थे। ठीक है, इससे इसने रिजल्ट क्या निकाला? देखो भाई, अल्फा पार्टिकल वहीं से डिफ्लेक्ट होगा जहां उसे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव से टकरा के ही इधर उधर जाएगा। तो इसने बोला कि थोड़ा कम एंगल से, बहुत कम थे ऐसे, फ्यू थे, इसीलिए बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज लेस स्पेस इनसाइड एटम। तो पॉजिटिव चार्ज जो है उसका क्या है, जगह बहुत कम घेर रहा है, क्योंकि बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे जो उससे टकरा के इधर उधर हुए। ठीक है। तीसरा, अ वेरी फ्यू पार्टिकल। वेरी फ्यू पार्टिकल मतलब उससे भी कम, बहुत ही कम, ना के बराबर। अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, बहुत कम अल्फा पार्टिकल थे, वर रिफ्लेक्टेड बैक टू ओरिजिनल पाथ। जिस रास्ते से आए थे वो उसी रास्ते पे वापस भाग गए अपने। बहुत कम थे ऐसे, देखो यहाँ थे ना, सबसे कम ऐसे थे, ये एक ही है यहाँ पे इतने में से, तो सबसे कम ऐसे थे जो कि अपने ओरिजिनल रास्ते पे वापस चले गए। तो इसका मतलब ये था दैट पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज वेरी लेस स्पेस, ये तो उससे भी पता चलता है, एंड इज हाईली कंसेंट्रेटेड। हाईली कंसेंट्रेटेड का मतलब है एंड हैज लार्ज मास। हाईली कंसेंट्रेटेड का मतलब है एक ही जगह पे इकट्ठा हो रखा है सारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो इतना ज्यादा तगड़ा इकट्ठा हो रखा है कि उसको हिलने का भी मौका नहीं दिया, वापस उसी रास्ते पे भेज दिया। और लार्ज मास मतलब, क्योंकि ये भारी अल्फा पार्टिकल खुद भारी है, इस चीज को वापस भगाने के लिए खूब भारी तो चीज चाहिए। अल्फा पार्टिकल को वही चीज वापस भगा सकते हैं जो खुद भारी हो। यानी कि पॉजिटिव जो चार्ज जहां कहीं भी है वो बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा वजन है उसका एटम के अंदर। ठीक है। तो इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये इसने देखा, ऑब्जर्व किया, और ये इसने रिजल्ट निकाला इसके बेस पे। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, ये जो है ना यहाँ पे, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मेथड एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की का जो डायग्राम है वो ये। ठीक है। हाँ, और इसमें अगर बोलेगा ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट लिखो तो वो ये होती है। ठीक, तो इसने ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट खुद लिखा इससे। ठीक है। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, अपना खुद का स्ट्रक्चर दिया, बोला भाई थॉमसन का तो फेल हो गया, तो इसने अपना खुद का स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय रुदर। ठीक है भाई, रुदरफोर्ड ने अपना खुद का स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया। इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई, इसने कुछ ऐसा एटम दिया, देखो, इसे बोला सेंटर में एक न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अगर ये पूरा एटम है ना, तो इसके अंदर सेंटर में क्या, न्यूक्लियस है एक, जो कि पॉजिटिव है, और ये जो इसके आसपास जो है इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहे हैं। क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय थॉमसन, और सॉरी थॉमसन नहीं, रुदरफोर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय रुदरफोर्ड। ठीक है, रुदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट दिया, तो इसके हिसाब से क्या लिखोगे, इसने क्या बोला, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। एक एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, द न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ एटम। न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ एटम। ठीक है, न्यूक्लियस एटम के सेंटर पे प्रेजेंट है। ठीक है, ऑल मास ऑफ एटम, ऑलमोस्ट, नॉट ऑल, इसे लिखते हैं ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ एटम इज कंसेंट्रेटेड एट न्यूक्लियस।
एटम का लगभग लगभग पूरा वजन उसके न्यूक्लियस में ही है, बाकी सब तो बहुत छोटा मास है। इसका 95% या 99% मास जो है उसके न्यूक्लियस में ही है। ठीक है। और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, और वो घूम रहे हैं तो साथ ही में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल है। उनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल, दस एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। इसीलिए एटम क्या है, न्यूट्रल है। बाहर से देखोगे तो एटम पता ही नहीं चलेगा आपको कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है बाय रुदरफोर्ड ने जो हमें स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, इसके बाद अब हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ रुदरफोर्ड। लिमिटेशंस, सॉरी पहले अचीवमेंट्स करते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ रुदरफोर्ड, रुदरफोर्ड ने ऐसा क्या अच्छा काम किया था जो हम उसको पढ़ रहे हैं मॉडल एटम के बारे में। तो पहला उसने किया था, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। सबसे पहले तो इसने न्यूक्लियस की खोज करी। ठीक है। दूसरा, ही प्रूव्ड एटम इज न्यूट्रल। इसने साबित कर दिया कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है। और तीसरा, ही प्रूव्ड या ही करेक्टेड, इसने करेक्ट किया, ही करेक्टेड मॉडल ऑफ एटम। इसने मॉडल ऑफ एटम को ठीक किया जो कि थॉमसन ने गलत दिया हुआ। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी थी। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस मतलब क्या होता है, कमियां। लिमिटेशंस ऑफ रुदरफोर्ड। अब रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की भी कुछ कमी थी। ठीक है, इसकी कमी क्या थी, देखो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है। तो फिजिक्स की एक थ्योरी कहती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल घूमती है ना तो उसकी एनर्जी कम होती रहती है और एक दिन वो आके उसी में गिर जाती है सेंटर में। ठीक है, क्या होता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है तो वो घूमते घूमते एक दिन उसकी एनर्जी खत्म होती है और वो सेंटर में गिर जाता है। तो अगर ऐसा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ घुस जाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा तो एटम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि एटम कभी भी खत्म नहीं होता, एटम कभी भी खत्म नहीं हो सकता। एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल, एटम को आप खत्म नहीं कर सकते। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रुदरफोर्ड इस बात को। ठीक है, तो ये क्या, इसकी कमी क्या थी, अकॉर्डिंग या व्हेन अ चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व्स, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है, ठीक है, इट लूजेज एनर्जी, उसकी एनर्जी खत्म होती है, एंड इट फाइनली फॉल्स, एंड इट फाइनली फॉल्स, और वो एक दिन आके क्या होता है, गिर जाता है। सो इलेक्ट्रॉन वुड ऑल्सो फॉल, इलेक्ट्रॉन वुड ऑल्सो फॉल, एंड दिस विल डिस्ट्रक्ट एटम। और इससे क्या होगा, एटम क्या होगा, या डिस्ट्रक्ट या डिस्ट्रॉय लिख लेते हैं। दिस विल डिस्ट्रॉय एटम, ये क्या करेगा, एटम को खत्म कर देगा। बट एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल, एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल, आप एटम को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसीलिए ये पॉइंट इसका गलत हो गया था, ही कुड नॉट प्रूव स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसीलिए क्या कर सका था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता सका कि एटम स्टेबल है, स्टेबल हो कैसे होता है, क्योंकि एटम तो कभी भी खत्म नहीं होता, एटम तो बहुत स्टेबल है। तो इसकी ये कमी रह गई थी। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज रह गई हमारी, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमने ना जे थॉमसन की लिमिटेशंस है ना, इसकी अचीवमेंट्स भी लिखनी थी। ठीक है, वो छूट गया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा लिख देते हैं ना, ज्यादा है नहीं। इसकी जो अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स ऑफ थॉमसन, थॉमसन के बारे में क्या क्या अच्छी बातें हैं। थॉमसन की अच्छी बात, एक तो ही प्रूव्ड एटम न्यूट्रल, एक तो इसने क्या करा था, एटम को न्यूट्रल साबित किया था। ठीक है,
और दूसरा इसका पॉइंट है, ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन की खोज करी है। ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इससे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी को भी पता नहीं था। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इसकी अचीवमेंट्स थी। तो रुदरफोर्ड की का एक्सपेरिमेंट अगर आएगा तो ये सब लिखना है यहां से शुरू करके। इसका एक्सपेरिमेंट क्या था, इसने क्या सोचा था, एक्सपेक्टेशन क्या थी इसकी, अल्फा पार्टिकल क्यों लिया, गोल्ड फॉइल क्यों ली, ऑब्जर्वेशन क्या थी, उससे क्या रिजल्ट निकाला, और फिर इसने अपना एटम क्या दिया, इसकी क्या अच्छाइयां थी और क्या इसकी कमियां थी, ठीक है। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो स्टेबिलिटी को प्रूव नहीं कर पाया था, ये इसकी कमी हो गई थी एक, ठीक है। ये लिमिटेशंस हैं। फिर ये इसकी अचीवमेंट्स हैं, हाँ। ये इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है बाय रुदरफोर्ड, ठीक। नेक्स्ट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट, बोहर, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब एक तीसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बोहर, ठीक है। इसने क्या किया, इसने रुदरफोर्ड की कमी को पूरा किया। इसने क्या बोला, देखो इसका डायग्राम बनाते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले इसने बोला भाई सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, ये ऐसे ही हवा में नहीं घूम रहे, ये एक पर्टिकुलर रास्ते पे घूम रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या शेल, ठीक है। क्या क्या, के एल एम एन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसने ये बोला था बस कि भाई, उसने क्या बोला था, उसने तो बोला भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इधर उधर, लेकिन इसने बस इसको ठीक कर दिया कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं घूम रहे, एक फिक्स रास्ते पे घूमते हैं। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है बाय बोहर, और एक्चुअल में यही फाइनल स्ट्रक्चर है जो आज एक्सेप्ट है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, ही सेड, इसने बोला दैट इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं, इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स, पर्टिकुलर रास्ते पे घूमते हैं जिसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, या फिर शेल्स कहते हैं, या फिर एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ये सब एक ही नाम है, एक ही चीज के अलग अलग नाम है। इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं न्यूक्लियस के आसपास एक फिक्स रास्ते पे, जिस रास्ते का नाम क्या है, ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल, ठीक है। फिर ये बोलता है जब तक ये शेल में घूमेगा, तब तक, जब तक ये इस गोले में घूम रहा है, ठीक है, तब तक ना तो एनर्जी लूज होती है ना गेन होती है। इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज और गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज या गेन नहीं करता एनर्जी। इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज और गेन एनर्जी व्हेन इट मूव्स इन एन ऑर्बिट, जब तक ये एक ऑर्बिट में घूम रहा है या शेल में, तब तक ये एनर्जी ना तो गेन करेगा ना लूज करेगा। ये गेन और लूज कब करता है, इट गेन्स और लूज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है इट गेन्स और लूज, इट क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन लिख लो, इट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है ई माइनस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन्स, गेन्स क्या लिखे ये, इलेक्ट्रॉन गेन्स और लूज एनर्जी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर, जब एक ऑर्बिट से उठ के दूसरे ऑर्बिट में जाता है ना, तभी ये एनर्जी गेन या लूज करता है। जब तक ये इसमें घूमेगा, स्पेशल रास्ता है, इस पे ना तो इसकी एनर्जी गेन होती है ना इसकी एनर्जी लूज होती है, ठीक है। और जो नंबर है इलेक्ट्रॉन का, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, इन अ शेल इज फिक्स्ड, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ये भी फिक्स है, और उस कैसे पता चलता है, एंड इज गिवन बाय फॉर्मूला, और उसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले से पता चलता है। तो 2n स्क्वायर से, जैसे कि के शेल है, तो के शेल का नंबर क्या है, फर्स्ट शेल है ये, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्मूले से आएंगे, 2n स्क्वायर, यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। ऐसे अगला शेल है एल,
एल शेल का नंबर क्या है, 2 है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2n² के फॉर्मूले से करोगे तो 2 × 2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, के एल। ऐसी एम शेल जो है, एम शेल के कितने नंबर क्या है, 3, 2n² फॉर्मूले में डालोगे 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 2 × 9, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एम शेल में, के एल एम। एन शेल, एन शेल का नंबर है 4, तो इसके अंदर फॉर्मूले में डालोगे 2n², 2 × 4 का स्क्वायर यानी 2 × 16, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फॉर्मूला फिक्स है, ये पेपर में कई बार आया हुआ है आपके। ठीक है, कि किस शेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये अब नया स्ट्रक्चर आ गया बोहर का, और फाइनली यही स्ट्रक्चर है जो एक्सेप्टेड है। तो नील बोहर ऑफ एटम ने ये बोला कि भाई न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब तक वो इस शेल में घूमेगा तब तक ना तो गेन करेगा एनर्जी ना लूज करेगा। वो गेन या लूज कब करता है, जब वो एक शेल से दूसरे शेल में शिफ्ट होता है। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये तो क्या है, हमने क्या किया अभी तक, तीनों के अलग अलग मॉडल बता दिए। जे जे थॉमसन आएगा तो ये लिखना है, रुदरफोर्ड आएगा तो इसका लिखना है, ठीक है यहां तक, और बोहर आएगा तो ये लिखना है। लेकिन अगर किसी का नाम ना आए, ठीक है, नाम नहीं आया और बोला है सिर्फ कि मॉडल बताओ कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताओ, फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या लिखोगे, पेपर में आया हुआ है एक बार क्वेश्चन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या लिखेंगे, एन एटम कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है भाई एटम के अंदर, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एट सेंटर। सबसे पहले न्यूक्लियस, एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है जो कि सेंटर पे प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस हैज, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन्स क्या होता है, नो चार्ज, नो चार्ज। ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियस पॉजिटिव दिखता है। ठीक, इसके बाद ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ एटम, ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ एटम इज कंसेंट्रेटेड एट न्यूक्लियस। एटम का लगभग लगभग सारा वजन कहां होता है, उसके न्यूक्लियस पे होता है। ठीक है, इसके अलावा नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियस, सॉरी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड सेल्स या फिर ऑर्बिटल्स या फिर एनर्जी लेवल। ठीक है, वो फिक्स रास्ते पे मूव करता है। उसके अलावा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पी प्लस मतलब प्रोटॉन का सिंबल है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एटम इज न्यूट्रल, इसीलिए एटम क्या होता है, बाहर से देखने से न्यूट्रल दिखता है, कोई चार्ज नहीं होता उसमें। ठीक है, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल इज फिक्स्ड, हर शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, और वो कैसे देते हैं, एंड इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n²। ठीक है, और 2n² से कैसे होता है, वो सेम वही, के शेल में 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2, एल शेल में 2 × 2 का स्क्वायर यानी 8, एम शेल में 2 × 3 का स्क्वायर यानी 18, और एन शेल में 2 × 4 का स्क्वायर यानी 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम हुआ कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, उसमें पॉजिटिव प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अभी आपको उसने नहीं बताया, लेकिन फर्दर बाद में रिसर्च हुई है। तो ऑल मास ऑफ एटम जो है न्यूक्लियस में होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उसके बाहर घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है, तो एटम बाहर से देखने से न्यूट्रल दिखता है, और हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है फिक्स है, और इस फॉर्मूले से पता चलता है। और इसका डायग्राम जब बनाओगे तो वही इस तरह से, ये है हमारा फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा फाइनल, तो ये लिखना है, नहीं तो जिसका ना साइंटिस्ट का नाम देगा उसका नाम लिखना है, ये के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल, और ये एन शेल। ठीक है,
इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं और इसके अंदर 2 आएंगे, इसके अंदर 8 आएंगे, इसके अंदर 18 आएंगे और इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम फाइनली अगर पेपर में आएगा तो ये लिखना है, एक आध बार कई बार आ रखा है आपके पेपर में। ठीक है।